नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। लास्ट लेक्चर में हम अष्टांग हृदय के पहले चैप्टर आयुष्कामी अध्याय के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो कि पार्ट 2 है। उसमें हमने पढ़ा था दोषों के बारे में। ठीक है, तो अभी हम दोषों के ही बारे में पढ़ेंगे, बट उनमें और क्या क्या बेसिक चीज़ें आती हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं। दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव या दोषों का अग्नि पर प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहले है दोषों का अग्नि पर प्रभाव। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि उक्त वात आदि दोषों के प्रभाव वृद्धि से अग्नि भी दोषों के क्रम से विषम, वात दोष से विषम, पित्त दोष से तीक्ष्ण और कफ दोष से मंद हो जाती है, तथा यह तीन दोष के सम मात्रा में रहने पर अग्नि भी सम प्रमाण में रहती है। यानी कि अपनी जठराग्नि जो है, जठराग्नि मतलब होता है ऐसी अग्नि हमारे पेट की जो कि अन्न को, हमारे खाए हुए अन्न को पचाती है, उनका डाइजेशन करती है। तो ऐसी अग्नि के फॉर्म्स होते हैं कि विषम हो गई या तीक्ष्ण हो गई या मंद हो गई। तीक्ष्ण मतलब ज़्यादा ज्वलनशील हो गई, मंद हो गई यानी शिथिल हो गई या विषम हो गई। तो ये इनका दोषों के अकॉर्डिंग क्या वेरिएबल होते हैं वो हम इसमें बताया गया है कि जैसे अगर वात दोष की अधिकता हो जाए तो उससे अपनी जठराग्नि हो जाती है विषम। पित्त दोष की अधिकता हो जाए तो उससे जठराग्नि होती है तीक्ष्ण। कफ दोष की अधिकता हो जाए तो उसमें जठराग्नि होती है मंद। ठीक है, और अगर ये तीनों दोष वात पित्त कफ, ये तीनों दोष अगर सेम प्रमाण में हो, सम प्रमाण में हो, तो अग्नि भी सम रहती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट है दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है जठराग्नि की भांति कोष्ठ भी वात दोष से क्रूर, पित्त दोष से मृदु एवं कफ दोष से मध्यम रहता है। ठीक है, अभी कोष्ठ मतलब क्या होता है? कोष्ठ मतलब होता है कोई एक हॉलो स्पेस जिसमें कोई ऑर्गन रह रहा है या जिसमें कोई ऑर्गन स्थित है। ठीक है, तो ऐसा जो कोष्ठ है वो वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष की वजह से उसमें क्या वेरिएशंस आते हैं वो इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि वात दोष की अगर अधिकता हो जाए तो उसकी वजह से जो कोष्ठ है वो क्रूर हो जाता है। ठीक है, पित्त दोष से कोष्ठ मृदु हो जाता है यानी सॉफ्ट हो जाता है, और कफ दोष की वजह से जो कोष्ठ है वो मध्यम रहता है, यानी ना ज़्यादा क्रूर ना ज़्यादा मृदु। ठीक है, अभी ये दोनों पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, इतना समझ में आ गया। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अभी यहाँ पे हम प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दोष जो है वो उनके दो प्रभाव होते हैं, एक प्रकृत प्रभाव और एक विकृत प्रभाव। तो जो प्राकृत प्रभाव है उनसे वो क्या निर्माण करते हैं? प्रकृति का निर्माण करते हैं। और जो विकृत प्रभाव है उसका दोषों का, उससे वो शरीर को हार्मफुल इफेक्ट शरीर में हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, कोई दोष क्रिएट करते हैं, कोई डिसीज़ क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जो प्राकृतिक या प्राकृत प्रभाव है उनकी वजह से जो प्रकृति निर्माण होती है वो किस प्रकार की होती है या प्रकृति होती क्या है वो हम पढ़ेंगे। दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्णन। अब गर्भाधान काल में यानी जब कंसीव होता है बेबी, तो उस काल में माता पिता के आर्तव तथा शुक्र में अधिकता से उपस्थित या वर्तमान उक्त तीनों दोषों के अनुसार क्रमशः गर्भ की 3 प्रकृतियां बनती है। मतलब कि जब स्पर्म और ओवम की मेटिंग होगी, वो दोनों जब फर्टिलाइजेशन होगा उस टाइम जो मतलब स्पर्म है और जो ओवम है उनमें जिस दोष की अधिकता होगी, जो दोष उसमें डोमिनेंट होगा, उस दोष के अकॉर्डिंग या फिर एक तो पित्त या तो वात हो सकता है, एक तो पित्त हो सकता है, या तो कफ हो सकता है,
या दो दो दोष मिला के हो सकते हैं, या फिर तीनों दोष समान सम प्रमाण में हो सकते हैं। तो ये वेरिएशंस आते हैं उस हिसाब से। एक अगर वात डोमिनेंट रहा उन दोनों में, जैसे स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के टाइम अगर दोनों की प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो अगर वात अगर डोमिनेंट रहा तो जो गर्भ होगा, यानी जो फीटस है, जो एम्ब्रियो बन रहा है, उसकी प्रकृति क्या होगी? वात प्रकृति होगी, अगर वात डोमिनेंट रहा। अगर पित्त डोमिनेंट रहा तो पित्त प्रकृति, और इसी हिसाब से बाकी की प्रकृतियाँ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? सबसे पहले वात दोष की अधिकता से हीन प्रकृति। अभी यहाँ पे ये समझना है कि तो जो वात प्रकृति होती है, मतलब वात दोष की वजह से निर्माण होने वाली वात प्रकृति, तो ये जो वात प्रकृति होती है ये कैसी होती है? ये होती है हीन। इसको क्या बोला गया है? हीन प्रकृति बोला गया है, ये याद रखना है। दूसरा क्या है? पित्त दोष की अधिकता से मध्यम प्रकृति। जो पित्त दोष की अधिकता से जो पित्त प्रकृति निर्माण हुई है वो क्या होती है? मध्य प्रकृति होती है। और जो कफ दोष की अधिकता से उत्पन्न हुई जो प्रकृति है वो कैसी होती है? उत्तम प्रकृति होती है। ठीक है, देन वो क्या होती? कफ प्रकृति होगी। तो कफ प्रकृति क्या हो गई? उत्तम प्रकृति होगी। सबसे पहले हमें इम्पॉर्टेंट है इसमें वात प्रकृति, जो कि हीन, वात प्रकृति को ही हीन प्रकृति बोला जाता है। और उत्तम प्रकृति कौन सी है? तो कफ प्रकृति। ठीक है, अब मतलब कफ प्रकृति को ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उत्तम प्रकृति होती है। जो प्रकृतियाँ दो दो दोषों के मिश्रण से बनती है वो निंदनीय मानी जाती हैं, और समधातुष प्रकृति सबसे श्रेष्ठ होती है। मतलब कि वात प्लस पित्त से मिलके, वात और पित्त से मिलके कौन सी प्रकृति बनेगी? वात पित्त प्रकृति। वात पित्त प्रकृति बनेगी, क्योंकि जो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये दोनों दोष इक्वली डोमिनेंट है। थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, बट एज कम्पेयर टू कफ ये दोष इक्वली, या मान लीजिए नियर अबाउट इक्वली दोनों डोमिनेंट है। तो इस वजह से जो एम्ब्रियो होगा, जो फीटस फॉर्म होगा, तो उसकी कौन सी प्रकृति होगी? वात पित्त प्रकृति। ऐसे ही फिर पित्तवात में, पित्त कफ में या वात कफ में, ऐसे दो दो दोषों के मिला के ऐसी ही प्रकृति बनेगी, जो द्वंद्वज प्रकृति बोलते हैं जैसे। ठीक है, तो जो दो दोषों से मिश्रण से जो प्रकृति बनती है वो हो गई द्वंद्वज प्रकृति। ठीक है, मतलब कि दो दोषों के मिश्रण से जो प्रकृति बनती है वो क्या हो गई? द्वंद्वज प्रकृति। तो जो द्वंद्वज प्रकृति है वो होती है निंदनीय। उसे क्या बोला गया है? निंदनीय बोला गया है। ठीक है, अब निंदनीय क्यों बोला गया है ये हम आगे के, ये प्रकृति का स्पेशल चैप्टर आएगा, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि दो दोषों से मिलके बनने वाली प्रकृति को क्या बोलते हैं? निंदनीय बोलते हैं। और जो समधातुज प्रकृति होती है, मतलब कि जिसमें वात पित्त और कफ इक्वल होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं, सेम प्रमाण में होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं, तीनों सेम प्रमाण में होते हैं, वो क्या हो गई? समधातुज प्रकृति। क्या हो गई? समधातुज या समधातुज प्रकृति। अब समधातुज प्रकृति जो होती है वो होती है सबसे श्रेष्ठ। यहाँ पे बोला गया है एक धातु में कफ दोष होती है, ये सबसे श्रेष्ठ होती है। तो ये श्रेष्ठ किस में होती है? जो एक एक स्पेसिफिक सिर्फ एक धातु से बनी हुई प्रकृति है उनमें कफ दोष या कफ प्रकृति श्रेष्ठ होती है। बट ओवरऑल जितनी भी प्रकृतियाँ हैं, जैसे ओवरऑल होती है 7 प्रकृतियाँ, कौन सी होती है? अभी सिंगल दोषों से मिली हुई, सिंगल दोषों से कौन सी मिली होती है? वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। ये हो गई 3 सिंगल दोषों वाली। फिर क्या है? वात पित्त, फिर वात कफ और पित्त कफ। ठीक है, और तीसरी सबसे लास्ट वाली कौन थी? समधातुज।
समधातु ये कितनी होगी, 7 टाइप की प्रकृति होगी। तो ये सातों प्रकृतियों में सबसे श्रेष्ठ कौन सी है, समधातुज प्रकृति। कौन सी है सबसे श्रेष्ठ, समधातुज प्रकृति। ठीक है, अब ये सबसे श्रेष्ठ क्यों है ये भी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सी प्रकृति को क्या बोला गया है, कौन सी श्रेष्ठ है, कौन सी हीन है, कौन सी सबसे श्रेष्ठ है, कौन सी उत्तम है, यही सब। ठीक है, अभी यहाँ पे हम 7 प्रकृति पढ़ लिए थे। कौन सी होती है, द्वंद्व, एक ही दोषों से बनी हुई प्रकृति, फिर 2 दोषों से यानी द्विदोषज प्रकृति। ठीक है, और जैसे तीनों दोष अगर समान रहे तो वो कौन सी, समधातुज प्रकृति। ठीक है, अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने देखा मनुष्यों की तरह अन्य जो प्राणी हैं उनकी भी प्रकृति अपने माता पिता के अकॉर्डिंग ही आती है। मतलब अपने माता पिता में जो प्रकृति डोमिनेंट रहेगी, फर्टिलाइजेशन के टाइम उनका ही डोमिनेंस नियर अबाउट फीटस में भी सेम रहेगा, या एम्ब्रियो जो भी बनेगा उसमें सेम रहेगा। ठीक है, तो वो डोमिनेंसी कौन सी प्रकृति बनेगी फीटस की, वो डोमिनेंसी डिसाइड करेगी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे सर्प की संतान अपने माता पिता के समान ही जहरीली होती है। ये एक उदाहरण दिया गया, जैसे सांप जहरीला है तो उसकी संतान भी या उसका जो भी बेबी फॉर्म होगा वो भी जहरीला ही होगा। ठीक है, उसका जो भी बच्चा पैदा होगा वो भी जहरीला ही होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं। ठीक है, आज हमने प्रकृति के बारे में पढ़ा, कितने टाइप की प्रकृति होती है, कैसी होती है, क्या फॉर्म्स है, कौन से दोषों से मिलके कौन सी प्रकृति बनती है, ये हमने आज पढ़ा। और दोषों का कोष्ठ पर या अग्नि पर क्या प्रभाव होता है, ये हमने आज पढ़ा। ठीक है, तो ये ओवरऑल समरी हो गई आज के कवर किए हुए टॉपिक्स की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हर एक दोषों के कौन से गुण होते हैं, कौन से कर्म होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं। थैंक यू सो मच।